भारतीय समाज की एक विशेषता है, तो उसको विशेषता के नजरिए से ही हमने कवर किया। अब अगला चैप्टर है जनसंख्या का। तो आपने देखा होगा कि एक टॉपिक आपका मेंशन्ड है सिलेबस में, यदि आपने देखा है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे। तो इसमें हमें करना क्या है, मैं आपको पहले आउटलाइन बता देता हूं कि जब जनसंख्या की हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठता है और सबसे पहली समस्या ये आती है कि अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना हानिकारक है। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या का जो विस्फोट है, वो एक समस्या है। सबसे पहली अवधारणा हमारे मन में ये आती है। अब लेकिन जब आप क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जनसंख्या से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जनसंख्या से जुड़े हुए दूसरे भी मुद्दे हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब ये जो मुद्दे हैं आपके, वो सब कुछ डेटा से आएंगे, सब कुछ आंकड़ों से आएंगे कि वृद्धों की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है कि घट रहा है। महिलाओं में को यदि हम देखें, महिलाओं की परिस्थिति के नजरिए से देखें, तो लिंग अनुपात बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या को केवल जनसंख्या नहीं, जनसांख्यिकीय के हिसाब से सोचना है कि उसके और भी दूसरे फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना है। एक चीज। दूसरा ये है कि इस चैप्टर से और पिछले चैप्टर से भी आपको ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चन एक चैप्टर में से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का चैप्टर है तो केवल पॉपुलेशन पर क्वेश्चन है, नहीं। क्वेश्चंस को वो लिंक करेंगे। जैसे पॉपुलेशन को, जनसंख्या को ये महिला सशक्तिकरण से लिंक करेंगे, इसी प्रकार से पॉपुलेशन को ये पॉवर्टी से यानी गरीबी से लिंक करेंगे। तो क्वेश्चन यहां से आप देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो 2-3 चैप्टर को जोड़कर वो प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए यहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि हम किसी भी प्रकार का प्रश्न है उससे डील कर सके। तो इसमें करेंगे ये कि आगे जाकर जब हम चर्चा हमें करनी ही है प्रश्नों की, वो प्रश्न दिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पर्सपेक्टिव से उसने क्वेश्चन पूछा और कैसे दूसरे से पूछ सकता है। तो चलिए, अब जनसंख्या के बारे में पढ़ने से पहले कुछ 2-3 बेसिक चीज है जिनको आप देख लें। वैसे आपको ये सब पता होगा क्योंकि आपने भूगोल पढ़ रखा है, पर फिर भी हो सकता है कि 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हों, उनके लिए कि पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। तो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमने डिफाइन करा बाउंड्री के जरिए और इसमें कितने लोग कुल रह रहे हैं, वो इस क्षेत्र की जनसंख्या है। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है जनसंख्या घनत्व। एक तो हुआ कि इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र को यदि हम प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए, ये आइडिया के लिए मान लीजिए कि ये 1 एकड़ जगह है। तो 1 एकड़ जगह में यहां पर 5 लोग रह रहे हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ भूमि है, जहां पर आपके 500 लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व कहां पर ज्यादा होगा इस केस में? क्यों? क्योंकि उतने ही एरिया में, उतने ही प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब इसको ध्यान रखना है कि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये समस्या बन सकती है, क्योंकि एक ही जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो क्या आप सबके लिए घर बना पाएंगे? एक ही जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो क्या सबके लिए पानी या अन्य संसाधन आप उपलब्ध करा पाएंगे? तो जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व यदि बहुत कम है, जैसे आपके पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो क्या आपके पास अ, लोग होंगे या व्यक्ति होंगे जो कृषि कर सके? क्या वहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग होंगे जो उसके क्षेत्र की डेवलपमेंट में हाथ बटा सके? तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने की भी समस्या है और कम होने से भी समस्या है। आगे उस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा आप देखिए जनगणना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है जिसपे हम अ, जनसंख्या को देखते हैं कि भारत की कितनी जनसंख्या है, और ना केवल जनसंख्या बल्कि उसके विवरण भी। जैसे अभी आपने बिहार का कास्ट सेंसस देखा, तो कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन सी जाति के लोग जो आपके विभिन्न सामाजिक और आर्थिक आयाम हैं उनमें पिछड़े हुए हैं। एक व्यक्ति है, उसका शिक्षा का स्तर क्या है,
एक व्यक्ति है वो क्या नौकरी करता है। तो ये जो पूरा जनसंख्या का विवरण है और ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इसको हम जनगणना यानी सेंसस कहते हैं। और अब आपको पता है कि एक बात और है कि आपका जो सेंसस 2021 में होना था वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी कभी-कभी आपको चर्चा या एक आधा एडिटोरियल अखबार में मिल जाता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि जनगणना समय पर ना होने की वजह से क्या समस्या हो सकती है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। जी बिल्कुल, डेमोग्राफिक स्टडीज बोलते हैं। तो हमने असल में जो हम करने वाले हैं वो डेमोग्राफिक स्टडी ही है, लेकिन हम उसको जो चैप्टर का नाम सिलेबस में दिया गया है उसी के नाम से प्रोसीड कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, आपने भूगोल में, मानव भूगोल में खास तौर पर जनसंख्या पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि रिपीट हो रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यहां से छोड़ेंगे क्योंकि वो वहां पर ऑलरेडी कवर हो चुकी है। वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हम ड्रॉप कर रहे हैं। चलिए, तो उसके अलावा यदि हम देखें जनसंख्या का कंपोजिशन या संगठन देखें, तो आप पाएंगे कि आपकी जनसंख्या में बूढ़े लोग हैं, आपकी जनसंख्या में जवान हैं, आपकी जनसंख्या में बच्चे हैं। तो आपका जो संगठन है वो उसको आप आयु के आधार पर देख सकते हैं। दूसरा आधार है आपका लिंग का आधार, कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या फिर आपका जो तीसरा जेंडर है, थर्ड जेंडर जिसे बोलते हैं, उसके भी लोग हैं। तो लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर हमें संगठन देखना है। अब इसके अलावा और भी आधार हो सकते हैं कि आपके शिक्षा का स्तर क्या है, उसके आधार पर संगठन देख लें कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग असाक्षर हैं। लेकिन हमें मूल रूप से लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या का संगठन देखना है, क्योंकि अगर लिंग और आयु देखें तो ये दो नेचुरल हैं, बायोलॉजिकल हैं, क्योंकि आपका लिंग भी पहले से आपके जन्म के साथ आया है और आयु भी आपके एक नेचुरल प्रोसेस से बढ़ रही है। बाकी सारे जितने भी जो फीचर्स हैं, लक्षण हैं, वो सारे मैन मेड हैं, कि आपके शिक्षा का स्तर क्या है, क्या आप नौकरी करते हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वो बाकी सारी चीजें बाद में। तो हमें जो संगठन है उसको लिंग और आयु के आधार पर देखेंगे और आप पाएंगे कि जब हम जनसंख्या से जुड़े हुए समस्याओं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो लिंग और आयु के आधार पर क्या-क्या समस्याएं हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल, आर्थिक आधार किसी भी आधार पर हो सकता है, लेकिन हमें लिंग और आयु के आधार पर संगठन को देखना है। अब देखिए, हमने कहा और हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो घनत्व है हर जगह अलग-अलग है। जैसे आप पहाड़ों में चले जाएँ, जंगलों में चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको बहुत कम संख्या में लोग मिलेंगे। इसी के साथ आप यदि किसी शहर में जाते हैं, तो आप पाएँगे कि अत्यधिक लोग वहाँ पर हैं। फिर आप किसी रेगिस्तान में, डेज़र्ट में चले जाएँ, फिर वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। तो क्या ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? क्योंकि जो ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में देखें, तो जनसंख्या का वितरण अलग-अलग प्रकार से आपको दिखता है। कहीं पर लोग ज़्यादा हैं, कहीं पर कम हैं। तो क्या वो कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो अब इन कारकों को देखिए, आसानी से आप सोच सकते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारण ही आप सोच लें। जैसे बिल्कुल ठीक, जल, आवास, वायु, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि कितने संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं। तो आप पाएंगे कि जहां पर संसाधन ज्यादा हैं, जैसे आप इंडो गैंगेटिक फर्टाइल प्लेन्स लें, जो आपके आपके मैदान है भारत में। आप पश्चिमी यूपी की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, जहां पर आपका जो भूमि है वो उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ है। तो वहां पर आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत अधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है। इसी प्रकार से जहां पर संसाधन की कमी है, जैसे रेगिस्तान, राजस्थान में आप जाएं, तो वहां पर आप पाएंगे कि वहां पर जनसंख्या घनत्व कम है, कम लोग वहां पर हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो गुजारा आपको करना है, जीवन व्यापन आपको करना है, वो मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि जो आपका टेरेन है, जो स्थल रूप है, वो यदि मुश्किल है, जैसे पहाड़ों में, तो वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी। जंगलों में, वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी। जब आप मैदानी क्षेत्र में जब आप जाएंगे, तो आप वहां पर देखेंगे जनसंख्या बढ़ेगी। तो जो आपका स्थल रूप है, जिसे टेरेन कहते हैं, वो भी डिसाइड करेगा कि जनसंख्या का वितरण कैसे होगा।
उसी के साथ-साथ आप देखें कि दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो हमने भौगोलिक देखा, अब भौगोलिक कारणों से ही आप देखेंगे कि आपके औद्योगीकरण होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे कारण अलग-अलग हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब कोई क्षेत्र है जहाँ पर संसाधन है, जहाँ पर कोयला है, तो वहाँ पर कोयले की खान लगेगी। अब कोयले की खान लगेगी तो वो बहुत सारा जो व्यवसाय है जो बहुत सारी नौकरियाँ हैं, वो वहाँ पर शुरू होंगी। तो लोग इन नई नौकरियों की अवसर के लिए वहां पर जाएंगे। तो आप देखते हैं कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या जो भी सेवा क्षेत्र हैं, वहां पर आपका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। तो कोई भी जब आर्थिक आधार आ जाएगा, चाहे वो संसाधनों की उपलब्धता हो, चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे वो शहरीकरण हो, उसके कारण भी आप देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। फिर आपके अनेकों राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध, इज़राइल और फ़लस्तीन में युद्ध। तो आप देखते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, वहाँ से लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगह रिफ्यूजी बनकर जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर आपके जीवन का कि चाहे आप उसको राजनैतिक स्थिरता कह लें, चाहे आप ये कह लें कि आपके जीवन को लेकर संकट है, कि क्या पता कब एक मिसाइल आकर गिर जाए। तो जहाँ पर भी आपकी राजनैतिक अस्थिरता होगी, वहां पर आप पाएंगे कि जनसंख्या का वितरण प्रभावित हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि जो कोई भी राष्ट्र है, कोई भी राज्य है, कोई भी क्षेत्र है, जहाँ के जो सरकार है, वो ज़्यादा कठोर है, वो ज़्यादा कठोरता से लोगों की स्वतंत्रता को दबाती है, तो वहाँ पर फिर जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे अब आप अफ़गानिस्तान देखें, तो अफ़गानिस्तान से आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं। इसी प्रकार से आपके पास सीरिया का उदाहरण है, तो वहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, वहाँ पर राजनैतिक अस्थिरता है, ऐसी नीतियाँ हैं, जिसके कारण लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। तो जनसंख्या के वितरण को आपके अनेक कारण प्रभावित करते हैं। और आप ये देखते हैं कि ना केवल भारत में, बल्कि आपके दूसरे क्षेत्रों में भी या पूरे विश्व भर में यही कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। और खास बात यह है कि जो आपका वितरण है जनसंख्या का, वो असमान है, सब जगह एक जैसा नहीं है। अब इसके बाद हमें बात करना है जनसंख्या वृद्धि की, क्योंकि देखिए हमें यह पता है कि जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए एक आगे इशू बनेगा, कि जब हम जनसंख्या से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करेंगे, तो हम जनसंख्या वृद्धि की बात जरूर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि नेचुरली हो रही है, क्योंकि संतान की उत्पत्ति लोग करते ही हैं। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग वो नहीं चाहते, लेकिन संतान की उत्पत्ति आमतौर पर होती ही है। और उसके साथ आप पाएंगे कि जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ती ही चली जाती है। अ, हो सकता है कि कोई आपदा आ जाए, हो सकता है कोई युद्ध हो जाए जिसके कारण जनसंख्या में गिरावट आए, पर आम तौर पर आप देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि होती ही है। अब यहाँ पर हमें पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जनसंख्या वृद्धि के कारक क्या हैं? क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है 2 बार, 2 अलग-अलग तरीके से। एक बार महिलाओं से जोड़कर, एक बार आपका उससे पॉवर्टी से, गरीबी से जोड़कर। तो अब जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण देखें तो जनसंख्या वृद्धि कैसे हो सकती है? जनसंख्या वृद्धि तब हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जन्म लें, मतलब जन्म दर हाई हो, जन्म दर बढ़े, तब जनसंख्या बढ़ेगी। इसी के साथ-साथ जो आपका मृत्यु दर है, वो यदि कम हो, तो जनसंख्या बढ़ेगी, कि कितने लोग मर रहे हैं, उससे कम होगी। उसी के साथ-साथ प्रवासन, कि एक जगह से मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या या तो आपका जो बर्थ रेट है, जन्म दर है उसके बढ़ने से, जो आपका डेथ रेट है या मृत्यु दर है उसके घटने से, और साथ ही साथ प्रवासन से यानी माइग्रेशन से आप देखेंगे कि यहां पर जनसंख्या बढ़ सकती है, कि बाहर से लोग आकर यहां पर इस क्षेत्र में बस गए। वो क्या है? प्रवासन, माइग्रेशन, जिससे जनसंख्या यहाँ की बढ़ सकती है। जन्म दर की और मृत्यु दर की आपको यहाँ पर परिभाषा दे दी है, आप देख लेंगे, वैसे आसान चीज है समझना, कि प्रति हजार की जनसंख्या पर कितने जीवित बच्चे हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार से प्रति हजार की जनसंख्या पर मृतकों की कुल संख्या क्या है उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। और आपको जो आपके रीसेंट आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर दे दिए हैं मैंने। तो ध्यान रखेंगे 3 कारणों से, जन्म दर, मृत्यु दर
और प्रवासन, इससे आपका जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है, जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। अब जन्म दर से जुड़ी हुई एक और अवधारणा है जिसे हम कहते हैं प्रजनन दर। अब प्रजनन दर या फिर जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, कल भी शायद हमने इसकी चर्चा की थी। अब इसको आसान भाषा में आप यदि समझें, क्योंकि कोई परिभाषा नहीं पूछेगा मृत्यु दर की, जन्म दर की या फर्टिलिटी रेट की, मेंस में तो नहीं पूछेगा। मृत्यु दर से कैसे जनसंख्या बढ़ेगी? मृत्यु दर अगर कम होगा, कम लोग यदि मरेंगे, तो जनसंख्या, अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो जनसंख्या वहां पर बढ़ेगी। हाँ जी, यही कारक होंगे पॉपुलेशन घटने के भी, वृद्धि के भी यही कारक है कि बर्थ रेट कम हुआ, जन्म दर कम हुआ तो पॉपुलेशन कम होगी। डेथ रेट बढ़ा, मृत्यु दर बढ़ा तो पॉपुलेशन कम होगी। यही कारक रहेंगे। लोग यहां से बाहर माइग्रेट करेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी। वही कारक रहेंगे। ओके। प्रजनन दर क्या है? फर्टिलिटी रेट क्या है? कि एक महिला जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में, अब रिप्रोडक्टिव एज क्या है जिसको रफली 15 से 50 के बीच में, 49 तक लिया गया है, 49 तक लिया गया है, कि ये जो उसकी एज है जिसमें वो संतान की उत्पत्ति कर सकती है, बायोलॉजिकली जिसमें बच्चा पैदा करना जैविक रूप से पॉसिबल है। तो उस एज में अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को उनने जन्म दिया ऑन एन एवरेज, उसे हम फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर कहते हैं। वो कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि एक महिला है जिनने अपने जीवन काल में एक बच्चे को जन्म दिया, फिर एक महिला है जिनने अपने जीवन काल में 10 बच्चों को जन्म दिया। तो जिसने 10 बच्चों को जन्म दिया, आपने देखा कि उनने सीधा-सीधा जो आपका बर्थ रेट या जन्म दर है उसको बढ़ा दिया। तो जो आपका प्रजनन दर है, वो सीधा-सीधा जन्म दर को और जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब हमें ये देखना है, ये रही आपकी अगली परिभाषा भी है, आप कृपया इंतजार करें। आपको यहाँ पर जो प्रजनन दर है उसकी भी आपको बता दी गई है परिभाषा, आप देख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए केवल। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, मेंस में कोई नहीं पूछेगा आपको कि परिभाषा आप इसकी बता दें। और ये आपको क्लियर तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। पिछले 5, 6, 7 वर्षों के आप प्रश्न देखें और वहां पर आप मुझे बताएं कि सोशल इश्यूज में कोई परिभाषा उनने पूछी है क्या। ठीक है, चलिए। और पीपीटी में मिल जाएगा, जहां पर मुझे लगता है कि आपको रीड करने की आवश्यकता है, मैं अपने आप पीपीटी में दे दूंगा, थोड़ा सा आप विश्वास करें मुझ में भी। ओके, ठीक है। किसी के गांव में, मनोज के गांव में एक महिला ने 19 बच्चों को जन्म दिया अपने जीवन काल में। जबरदस्त। चलिए, माइग्रेशन क्या है, प्रवासन क्या है? प्रवासन है कि एक क्षेत्र से, हाँ जी बिल्कुल ठीक, सब लोग हाथ ही जोड़ जोड़ सकते हैं 19 बच्चे देखकर। तो चलिए, प्रवासन क्या है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का जाना, उसे हम माइग्रेशन या प्रवासन कहते हैं। अब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी भी कारण से जा सकते हैं। जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोग दूसरे बाहर से यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आए हों, तो आपका प्रवासन हुआ है, आपका माइग्रेशन हुआ है अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से दिल्ली की ओर। तो चाहे आप पढ़ाई के लिए जाएं, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, चाहे आपके क्षेत्र में युद्ध है, उसकी वजह से आप चले गए, चाहे आपके क्षेत्र में कोई आपदा आ गई, उसकी वजह से आप चले गए। और इसके बहुत सारे, कई सारे कारक हैं, कई सारे कारक हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे। माइग्रेशन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, तो अब हमें देखना यह है कि ये जो 3 कारक हैं आपके, इधर ही देख लेते हैं, नहीं चलिए रहेगी। ये जो 3 कारक हैं आपके, प्रजनन दर और जन्म दर, उसी के साथ-साथ आपका मृत्यु दर और साथ में प्रवासन। हमने कहा जनसंख्या वृद्धि को ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन तीनों कारकों को क्या-क्या कारक प्रभावित करते हैं। हमने ये कहा कि जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या को सीधा-सीधा प्रभावित करता है। लेकिन जन्म दर बढ़ाने वाले जो कारक हैं,
वो भी तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं, कोई धार्मिक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जन्म दर ज्यादा हो, कोई अन्य कारक हो सकता है, गरीबी एक कारक हो सकता है जिसकी वजह से जन्म दर ज्यादा हो। तो जन्म दर और प्रजनन दर के जो कारक हैं, वो भी सीधा सीधा जनसंख्या को प्रभावित करेंगे। जन्म दर, प्रजनन दर के जो कारक हैं, वो भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से प्रवासन के जो कारक हैं, वो भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करेंगे। तो ध्यान रखना है, हाँ, बहुत सारे फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर्स को हम देखेंगे, एजुकेशन वगैरह को, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपके मेन फैक्टर हैं, जो मेन कारक हैं, वो ये 3 हैं, लेकिन इन कारकों को प्रभावित करने वाले भी कई अनेक कारक हैं। हाँ जी, तो जो ममता आप प्रश्न की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम आगे आप देखेंगे कि जो आपका एनएफएचएस 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें से जो ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पर मैंने, उसके आधार पर मैंने ऑलरेडी आपकी वो जो अवधारणाएँ हैं, उनको यहाँ पर डाल लिया है और उनको हम कवर करेंगे। तो वहीं से कुछ जो चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ आपने देखा होगा कि एल्डरली इन इंडिया रिपोर्ट आई, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे जुड़ी हुई 4 अवधारणाएँ हैं, उनको कवर करेंगे। इसी प्रकार से आप देखें कि लिंग अनुपात को लेकर समस्या है। हालाँकि आप देखते हैं कि लिंग अनुपात बेहतर हुआ है, पर उसको लेकर कुछ समस्याएँ भी हैं, उन सभी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रजनन दर को जो प्रभावित करेंगे कारक, वो जनसंख्या को करेंगे। मृत्यु दर को जो प्रभावित करेंगे, वो जनसंख्या को करेंगे। प्रवासन को जो प्रभावित करेंगे, वो जनसंख्या को करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन दिखाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो प्रजनन दर को और जो आपके जन्म दर है, उन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक आपके सेम रहेंगे। तो इन कारकों को जब आप देखेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि जब प्रजनन की हम बात करते हैं या बच्चे की, संतान की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, तो एक तो वहां पर महिला महत्वपूर्ण हो गई, एक पुरुष महत्वपूर्ण हो गए और एक पूरा परिवार महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि यही लोग हैं, ये जो परिवार है, परिवार की संस्था है, यही डिसाइड करेगी कि बच्चा होगा कि नहीं। उसमें महिला की भी भूमिका है, पुरुष की भी भूमिका है, और इस परिवार को समाज प्रभावित करेगा, और इस परिवार को आपकी नीतियां भी प्रभावित कर सकती हैं। तो जब आप प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं, तो इसमें आपको सामाजिक कारक देखने हैं, आर्थिक कारक देखने हैं, और यही आयाम रहेंगे जो आप हिस्ट्री में करते हैं, इतिहास में आप ये सभी आयाम देख के आते हैं ना, कि सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और साथ में राजनीतिक आयाम। इन 3 आयामों में आपको इनको सोचना है, देखना है। अब देखिए, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनीतिक से। राजनीतिक आयाम में यदि देखें, जैसे उदाहरण के लिए आप यहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी ले लें, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, या फिर भारत में बच्चे दो ही अच्छे, जो 2 बच्चों को के होने को पॉपुलराइज किया गया, कि इससे ज्यादा ना हो, 2 बच्चे सफिशिएंट है, काफी है। क्योंकि आप पहले देखते हैं कि जो आपका प्रजनन दर है वो ज्यादा था। आप यदि अपने माता-पिता को देखेंगे, तो वो कितने भाई-बहन थे। उससे पहले अगर अपने दादा-दादी को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कितने भाई-बहन थे। तो नंबर आप देख रहे हैं कि जो है वो कम होता चला जा रहा है, और आगे-आगे आप देख रहे हैं कि एक भी बच्चा ना होना या केवल 1 बच्चा होना, ये आम हो गया है। अब 2 बच्चों से भी कम आप देखते हैं कि वो नंबर चला गया है। उसकी भी हम बात करेंगे, जो आपका प्रजनन दर है। अभी सामाजिक आयाम पर आए नहीं हम, पहले राजनैतिक आयाम देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कि सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, सरकार ने कोई नीति बनाई, वो सीधा-सीधा प्रजनन दर को और जन्म दर को प्रभावित कर सकती है। कि सरकार ने कह दिया कि बच्चा केवल एक ही पैदा करना है, तो फिर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, फिर बच्चा अपने आप एक ही पैदा करेंगे, तो वो सीधा प्रजनन दर को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से यदि हम आर्थिक आयाम के बारे में सोचें, तो एक अवधारणा है, आप ये अगर कोई मुझे उत्तर दे पाए, एक कोशिश कीजिएगा उत्तर देने की इस प्रश्न की, कि आपको क्यों लगता है कि पहले
के समय में बच्चे ज्यादा होते थे? क्यों लोग पहले के समय में बच्चे ज्यादा पैदा करते थे? आर्थिक आयाम में बताना है, सामाजिक पता है। आर्थिक आयाम में बताना है कि पहले के समय में बच्चे ज्यादा क्यों पैदा करते थे। गरीबी तो आज भी है ऋषिका। हाँ, गरीबी एक फैक्टर है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्पेसिफिक आंसर पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो संजय, अभिमन्यु, कुछ लोगों ने बताया कि कृषि, एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक। बाकी उदाहरणों पर भी आएंगे। अशिक्षा इत्यादि भी सब थे। पैसे कमाने का उद्देश्य या गरीबी, बहुत सारे आपके पास है। लेकिन अब आप देखें कि यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो कृषि में ये माना जाता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे, और हमने संयुक्त परिवार में भी बात की थी इसकी, कि जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा लोग परिवार के कंट्रीब्यूट करेंगे एग्रीकल्चर में, उतनी ज्यादा सहायता मिलेगी कृषि करने में, उतना ज्यादा वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वहां पर बच्चे ज्यादा थे। उसके अन्य कारण भी हैं। उसके अन्य कारण क्या है? जैसे यदि आप बात करें डेथ रेट की, और डेथ रेट यानी मृत्यु दर की, तो आप देखते हैं कि पुराने समय में मृत्यु दर ज्यादा था, हाई था। उसके कारण है कि आपके पास उस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य के विकल्प उपलब्ध नहीं थे, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं नहीं थी। तो आपने देखा होगा कि बहुत जो आपका मृत्यु दर है वो हाई था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है वो कम थी, कि कितने वर्षों तक एक